आज से हम स्टार्ट करें। सबसे पहला चैप्टर जो है बेसिक फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम, लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी निकालनी है और अंडरलाइन करते हुए मेरे साथ पढ़ना है। जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर ली है, तो आपको भी मेरे साथ साथ अंडरलाइन करना है। जहाँ पे भी समझाने का पार्ट है मैं बीच में समझाऊंगी, और जो भी नॉर्मल रहेगा जहाँ से क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है वो हम सिर्फ नॉर्मली रीड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अर्नस्ट मेयर, सबसे पहले हम ये साइंटिस्ट वाला पार्ट भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वॉज born on 5 जुलाई 1904 in Kempten, Germany. Now, अर्नस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिनको द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते थे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। द अर्नस्ट मेयर वॉज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑल ऑफ द टाइम। उनके टाइम पे जो भी 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे उनमें से एक थे। Meyer joined Harvard's Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology. वो रिसर्च में देखो उन्होंने किस किस में वर्क किया, ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, इन सब एरिया में उन्होंने वर्क करा है। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज़ टुडे। ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो मेरे साथ। क्या है, ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द, उन्होंने क्या बनाया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके, तो ये भी अर्नस्ट मेयर ने ही बनाई है। नाउ ही ऑल्सो पायोनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। जो करेंटली डेफिनेशन है स्पीसीज की, जो भी बायोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीसीज का, वो भी अर्नस्ट मेयर ने दी है। अब यहाँ डेफिनेशन तो उन्होंने लिखी नहीं है, तो हम स्पीसीज की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। Group of interbreeding natural populations but are reproductively isolated from other such groups. Means एक ग्रुप है पॉपुलेशन का, वो आपस में ही इंटरब्रीड करेंगे, वो ऐसे दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। मीन्स दूसरे ग्रुप्स में इंटरब्रीड नहीं करेंगे, उनको हम स्पीसीज बोलते हैं। नाउ ये इनको 3 प्राइज़ मिले थे, इनको हम इसलिए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते थे। वो प्राइज़ कौन से हैं, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, क्राफूड प्राइज। रिपीट विथ मी, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्राफूड प्राइज। देन मेयर डाइड एट एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 प्राइज याद है हमको, क्या क्या याद रखना है। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इन्होंने ही गेव बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, एंड ही वॉज नोन एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, दैट इज Baljan Prize, International Prize for Biology and Crafoord Prize. Now, let's start the chapter, The Living World. ये जो शुरुआत का ये जो पैरा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेट्स रीड, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन छोड़नी नहीं है। How wonderful is the living world! The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, जैसे कहाँ कहाँ मिलते हैं, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हो, डेसिडियस फॉरेस्ट हो, ओशंस हो, फ्रेश वाटर लेक्स हो, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स, लीव्स अस स्पीचलेस। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, of the migrating bird, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, makes us deeply reflect on what indeed is life. वास्तव में लाइफ है क्या? The question has 2 implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is, obviously, as opposed to non-living. This is a technical answer. Living क्या है? Obviously जो non-living नहीं है. And second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life. ये हमारे काम का नहीं है. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. Now let's start. Diversity in the living world.
इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑब्वियसली हमको बहुत सारी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye. ऐसे बहुत सारे organisms होते हैं जो हम naked eye से नहीं देख सकते हैं, but फिर भी हमारे आसपास हैं, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, हमारे रेंज बढ़ाएंगे, तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे. ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, हम किसी डेंस फॉरेस्ट गए, तो यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट. ऑब्वियसली उसका एरिया ज़्यादा, एकदम घना फॉरेस्ट है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग टाइप के और बहुत ज़्यादा नंबर में मिलेंगे. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज. ऑब्वियसली ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करो. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन इज 1.7 to 1.8 मिलियन. फिर से पढ़ते हैं. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. इसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, मीन्स नंबर एंड टाइप्स, दोनों चीज़, कितने हैं और कितने टाइप के हैं ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पे. ठीक है, तो कितनी स्पीसीज है जिनको हम जानते हैं और हमने डिस्क्राइब करा है, वो 1.7 to 1.8 मिलियन है. नाउ वी शुड रिमेंबर here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे नई एरियाज़ या फिर बाद में हम पुराने एरियाज़ भी देखेंगे, तो नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं. एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. हमने अभी देखे मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज हैं हमारे यहाँ. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. हमारे एरिया में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं हम उनको लोकल नेम से जानते हैं. और ये जो लोकल नेम्स हैं ना, ये वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस. इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर भी अलग अलग जगह पे उस चीज़ को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं. प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी रिक्रिएटेड if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. इसका मतलब क्या है कि अगर अलग अलग जगह पे सेम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से बोला जा रहा है तो वो तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. जैसे कुछ और, जैसे राजस्थान में कुछ और बोलते हैं किसी चीज़ को, अब मुझे तो नहीं पता ना, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी. इसीलिए हमने क्या करेंगे, किस चीज़ की ज़रूरत है, अंडरलाइन करना मेरे साथ. देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमको नेमिंग करनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमको कैसे नेमिंग करनी है कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से जाना जाए. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट अंडरलाइन इट. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. देखो, nomenclature या जो नेमिंग है वो कब पॉसिबल है? जब ऑर्गेनिज्म को जो है उसको हम करेक्टली डिस्क्राइब करें और हमको पता हो कि और जो इस ऑर्गेनिज्म जो है वो किस नेम से अटैच्ड है, तभी तो ये नॉमेनक्लेचर नेमिंग पॉसिबल होगी ना, कि हम आसानी से हमको पता लग पाए कि हाँ इसके ये फीचर्स है, ये फीचर्स है, तो इसका नाम ये है, ऐसे हमको नाम रखना है. दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन. ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है. मीन्स जब हम डिस्क्राइब करें उस ऑर्गेनिज्म को कि वो कैसा है, तो वो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है. ओके, डिस्क्रिप्शन इज आइडेंटिफिकेशन. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organisms. Obviously बहुत सारी स्टडी की है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्निक्स निकालने के लिए कि ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, नोन ऑर्गेनिजम्स, उनको हम साइंटिफिक नेम असाइन कर सकें. This is acceptable to biologists all over the world. Obviously all over world acceptable होगा ये. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in, underline it,
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर वो किसके अंडर आता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। एनिमल के नेम कैसे देंगे हम? तो जो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या इवॉल्व किया है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ याद रखो, देखो प्लांट्स में फॉर है और एनिमल्स में ऑफ है। ये माइन्यूट डिटेल्स होती है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लांट्स में फॉर है और एनिमल्स में ऑफ है। नाउ द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। मतलब जो साइंटिफिक नेम्स क्या इंश्योर करेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। मीन्स अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें तो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में है जो है लोग वो एक ही नाम तक पहुँचे, हमको ऐसे नाम रखना है। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। मीन्स कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का वो नाम ना रखा गया हो, ये भी हमको इंश्योर करना है। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms। Obviously universally accepted principles यूज़ करेंगे, जो कि क्या है? Each name has two components। हर एक नाम के दो कंपोनेंट्स होंगे। जस्ट अंडरलाइन करते चलना, जैसे जैसे अंडरलाइन है मेरी बुक में। एक होता है जेनरिक नेम एंड द अनदर इज स्पेसिफिक एपिथेट। ये दो नाम हो गए। तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हुए, तो इसको हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। और ये किसने दिया है? दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ओके, याद रखो, ये MCQ बनता है। इज बींग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब इसी को फॉलो करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वेनियंट। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं हम समझने के लिए। इसमें द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बायनोमियल नेम। कैसे है नेम? जो मैग्नीफेरा है इसमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और जो इंडिका है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हैं। इसमें और रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के, वो हम देखते हैं क्या क्या होता है। एक जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं। अगर लिखेंगे तो हम उनको इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स वो जो टेढ़ी वाली लैंग्वेज होती है, आपने देखा होगा कंप्यूटर, आईपैड, कहीं भी टेढ़ी जो लैंग्वेज होती है उसको इटैलिक्स बोलते हैं। जनरली हम लैटिन में लिखते हैं, और जनरली ये लैटिन में होती है। लैटिन में क्यों होती है? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, मतलब कई टाइम से ना इसमें चेंज ही नहीं हुआ है, इसलिए हम लैटिन में ही लिखते हैं। ये लैटिन में है और जनरली हम इटैलिक्स में लिखते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। ऑरिजिन कोई भी हो, हमको उनको लैटिनाइज्ड करना है, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। सेकेंड कॉम्पोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करेगा। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हम हाथ से लिखेंगे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में प्रिंट करना है। क्यों? टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। जो पहला वर्ड है, इसका फोर्थ पॉइंट क्या होता है? जो फर्स्ट वर्ड होता है जो जीनस को डिनोट कर रहा है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट वर्ड हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। देखो मैंगो का क्या होता था? मैंजीफेरा इंडिका होता था। तो एम, मैंजीफेरा का जो एम है वो कैपिटल है, और इंडिका का आई जो है वो स्मॉल है। और एक और बात, जो नेम होता है ना ऑथर को, वो हमको स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखना है। दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, और एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना है। जैसे इसका नाम जो है वो लिनियस ने दिया था मैंगो का, इसलिए हमने क्या लिखा है? देखो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका लिन, जिसमें एक मिनट, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। इसको अंडरलाइन करना।
क्या इंडिकेट कर रहा है ये? इट इंडिकेट्स दैट स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये जो है स्पीसीज, जो मैंगो की स्पीसीज है, वो सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? लिनियस ने किया था। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना तो इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे? कुछ हमको डिवाइस, कुछ तो हमको बनाना पड़ेगा ताकि ये पॉसिबल हो सके। तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिससे हम सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर पाएँ। अंडरलाइन इट। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. कुछ easily observable characters जो हैं उनको देख के ना हमको एक पर्टिकुलर जो उनकी convenient categories है ना, उनमें हमको ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर देनी है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में, जैसे एक ग्रुप है हमको सेम कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म उसमें रख देने हैं, ऐसे हम क्लासीफाई कर देंगे उनका क्लासिफिकेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट, हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जब भी हम कोई भी वर्ड का यूज़ करते हैं तो हम कोई ना कोई उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो हम दिमाग में बना लेते हैं, हाँ ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। Now, what image do you see when you think of a dog? जब आप डॉग के बारे में सोचोगे तो आपके मन में कैसी इमेज आ रही है? ऑब्वियसली हम सबको डॉग ही दिखेगा, ना कि कैट। अगर हम एस्लेशंस की सोचेंगे तो हमको पता रहेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल्स बोलें तो हम क्या सोचेंगे? ऑब्वियसली हम सोचेंगे कि एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स, है ना, ऐसे एनिमल्स जिनके एक्सटर्नल ईयर्स हैं, बॉडी ईयर्स हैं, हम सोचेंगे, उनके कैरेक्टर सोचते हैं हम। से लाइक वाइज अब प्लांट्स में, इन प्लांट्स इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, हम वीट का सोचेंगे तो कैसे हमारे माइंड्स में पिक्चर जो है वो वीट प्लांट की ही आएगी, ना ही राइस की, ना ही दूसरे प्लांट्स की। हेंस ऑल दीज, ये जो भी हैं डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जो हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने में यूज़ करेंगे। इस सिंपल सी बात है, हमको ग्रुप लेना है ऐसे जिनके बारे में हम बोलते ही हमारे दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ जाएं, हमको ऐसे कैटेगरीज में उनको बांट देना है। जो साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज, जो साइंटिफिक टर्म होता है इन कैटेगरीज के लिए, उसको हम टैक्सा बोलते हैं। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करना है हमको? डेट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। जो टैक्सा है वो इंडिकेट कर रहा है कैटेगरीज को अलग अलग लेवल्स पे। कैसे? देखो हम बताती हूँ मैं। प्लांट भी टैक्सा है, वीट भी टैक्सा है, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, सारे टैक्सा, हर एक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सब टैक्सा के अंदर आएगा। बट हमको पता है कि डॉग इज़ अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, ऑब्वियसली। मतलब इसका मतलब क्या है? जो सारे टैक्सास है ना, ये अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स दीज एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि ये सारे टैक्सा हैं लेकिन ये अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उनको अलग अलग टैक्सा के अंदर डालेंगे। ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन की, उनको टैक्सा में लाने की, ये प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसको। जितनी भी लाइंस अंडरलाइन हैं एनसीईआरटी में वो आप अंडरलाइन करोगे। एक्सटर्नल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का बेसिस कौन कौन बनाता है? देखो, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स किसके साथ? अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सब जरूरी है और ये सब मिलके बेसिस बना रहे हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। इसीलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर ये सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसमें जब अभी अपन देखते हैं 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, हमको उनके कैरेक्टर फीचर्स से देखना था। ठीक है, हमने कैरेक्टर्स जान लिए उनके,
उसके बाद उन कैरेक्टर्स को देख के हमको, मान लो एक पर्सन ले लेते हैं, उसके कैरेक्टर देख लिए कि चलो ये अच्छे कैरेक्टर की है कोई, ठीक है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो हम दोस्त बनाना है कि नहीं बनाना, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद अगर हमने उसको दोस्त बना लिया, फिर हम उसको क्लासीफाई कर दिया ना कि वो हमारा दोस्त है यार, तो हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। और फोर्थ वन इज़, अगर हमारी दोस्त है तो हम निकनेम नहीं दे देते हैं, तो दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम उसका कैरेक्टर देखेंगे, अगर अच्छा कैरेक्टर तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई हमने कर लिया तो हम उसको क्लासीफाई कर लेंगे, मीन्स अपने ग्रुप में ले आएंगे, उसको अपना दोस्त बना लेंगे, और दोस्तों के निकनेम्स तो होते ही हैं, तो हम उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये 4 चीज़ें जो टेक्सोनॉमी के अंदर आती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टडी करते हैं। नाउ taxonomy is not something new, obviously. Human beings have always been interested in knowing more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. Obviously हम अपने यूज़ के लिए इतना ज़्यादा हम जानने के लिए इच्छुक तो रहते हैं किस चीज़ से क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, तो हमारा इंटरेस्ट तो है ना ह्यूमन बींग्स में। तो इन अर्ली डेज human beings needed to find sources for their basic needs of food, obviously clothing and shelter, वही रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इस लाइन को अंडरलाइन करो। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationships among them। मतलब ह्यूमन बींग्स जो कर रहे हैं ना, क्या करते आ रहे हैं, उनको सिर्फ अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में नहीं जानना, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में भी जानना है। ये जो ब्रांच है जिसके अंडर हम ये सब स्टडी करते हैं, उन सब के बीच का रिलेशनशिप भी, उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। जो वर्ड है, द वर्ड सिस्टमैटिक्स किससे डराइव हुआ? इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स सिस्टेमा, मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमा का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम नीचे भी देख लेते हैं ये जो सिस्टमैटिक्स है उसकी डेफिनेशन। इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड्स, डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उनकी डाइवर्सिटी क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरे विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हम और उनके बीच की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है और जो रिलेशनशिप रही है टाइम के साथ, वो भी हम सब कुछ मिला के हम सिस्टमैटिक्स के अंदर बोलते हैं, ठीक है। नाउ लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। इन्होंने ये पब्लिकेशन बुक पब्लिश करी थी, लिनियस ने ही, सिस्टेमा नेचुरे। अंडरलाइन करो इसको। अब द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज्ड। जो सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप था उसको बाद में इनलार्ज करके इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर लिया? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ये बाद में लिखा है बट अभी हमने हमारी डेफिनेशन में देख लिया है कि सिस्टमैटिक्स के अंदर जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं वो भी आती हैं। क्या क्या आता था? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आता था, डाइवर्सिटी आ रही है और उनके बीच की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रिलेशनशिप आ रहा है। ये सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। नाउ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे। जो क्लासिफिकेशन है वो कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ऑब्वियसली हायरार्की ऑफ स्टेप्स होंगी, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, जिसमें हर एक स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट करेगी रैंक को और कैटेगरी को। अंडरलाइन करो, हर एक स्टेप है रिप्रेजेंट करेगी रैंक को या फिर कैटेगरी को। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट। जो कैटेगरी है टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का पार्ट तो है ही, क्योंकि हर एक जो लेवल है वो रैंक या कैटेगरी के पार्ट में आ रही है, इसलिए हम उसको टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। और सारी जो कैटेगरीज हैं ये मिलके हायरार्की बनाएंगे, मीन्स ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। नाउ ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी को हम क्या रेफर करते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक,
ऑब्वियसली वो एक रैंक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमनली हम उसको टेक्सॉन बोलते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखो कि हर एक जो कैटेगरी है वो किसको रिफ़र कर रही है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, हर एक कैटेगरी जो वो किसको रिफ़र कर रही है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. Obviously, insect जो होता है उसके अंदर ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके 3 pairs of jointed legs होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, जो इंसेक्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। इनका भी वही मतलब है, हमको ग्रुप्स में ऐसे डालना है कि अगर हम नाम ले और हमारे इमेज दिमाग में इमेज बने उसके कैरेक्टर्स की, पूरा खेल इसी पे है। हमको ऐसे में उनको किसी रैंक और कैटेगरी पे डिफाइन करना है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, जैसे इंसेक्ट है उसके 3 pairs ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ऐसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी हम बोल सकते हैं। रिमेंबर क्या याद रखना है, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो भी ग्रुप्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैटेगरी को। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ईच रैंक या टेक्सॉन जो होता है इनफैक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अंडरलाइन करना है, इसको याद रखो। फिर से देखो, हर एक जो रैंक है, ईच रैंक या टेक्सॉन जो ग्रुप है, ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है रैंक को, और रैंक या टेक्सॉन रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरी या फिर कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। मतलब इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करी है हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को, इसके साथ क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है और ज़्यादा कैटेगरीज बनी हैं। जैसे किंगडम, फाइलम हम एनिमल्स को बोलते हैं, डिवीज़न हम प्लांट्स को बोलते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अभी हम हायरार्की अभी हम देखेंगे नीचे। ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। जो स्पीसीज होती है वो लोएस्ट कैटेगरी के अंदर आती है, चाहे वो प्लांट किंगडम हो या फिर एनिमल किंगडम हो। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। हमको किसी ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में कैसे प्लेस करना है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी वो ऑर्गेनिज्म है उसका हमको नॉलेज होना चाहिए उसके कैरेक्टर्स का, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kind of organisms. अगर हमको उनका कैरेक्टर्स के नॉलेज है तो इसमें क्या है, हम उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में भी और अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में। इसलिए हमको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उनके कैरेक्टर्स का पता होना। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये है हायरार्की। हम हमेशा बचपन से एक निमोनिक से याद करते आ रहे हैं। वो निमोनिक क्या है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, कीप ऊपर से देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। किंगडम इज हाईएस्ट रैंक, फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीजन इज प्लांट फॉर प्लांट्स, देन क्लीन से क्लास और इज ऑर्डर, फैमिली इज सेम, गेट्स इज जीनस, सिक इज स्पीसीज, स्पीसीज इज लोएस्ट रैंक। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से याद रख लेना है। नाउ हम कहाँ पे थे, सबसे पहले स्पीसीज पढ़ेंगे। स्पीसीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species। जिनमें fundamental similarities है जिन organism के अंदर, वो उनको हम species के अंदर रखते हैं। ठीक है,
उनको हम स्पीसीज बोलते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। ऑब्वियसली जो दो अलग अलग स्पीसीज होंगी, चाहे वो क्लोजली रिलेटेड ही क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होंगे ही, तो हमको उनको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ठीक है, लेट अस कंसीडर, चलो देखते हैं हम। मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम that is potato, and Panthera leo that is lion. All of three names, क्या क्या, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। ये जो तीनों नाम है, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई द फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है डेट इज मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पेंथेरा, ये जेनेरा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच जीनस में हैव one or more than one specific epithets representing different organisms। हर एक जो जीनस है उसकी एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। इसका मतलब क्या है, जो भी जीनस है उसकी एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, अलग अलग स्पीसीज मीन्स उसके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट अगर वो एक ही जीनस के अंदर आ रहे हैं मीन्स उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेंथीरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। पेंथीरा में एक और स्पीसीज आती है जो कि टिग्रिस है। सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलॉन्जिना। सोलेनम के अंदर नाइग्रम और मेलॉन्जिना आ रहा है। और ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस। ह्यूमन बींग्स की जो भी स्पीसीज है वो क्या है, सेपियंस, हम होमोसेपियंस बोलते हैं, विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस, जो कि इस जीनस में है, जीनस होमो में। तो साइंटिफिक नेम ह्यूमन बींग का क्या हुआ, होमोसेपियंस। यहाँ हम देखते हैं ये अलग से लिखा हुआ है, जैसे पेंथीरा जीनस है, इस जीनस के अंदर 3 स्पीसीज हैं, क्या क्या, लियो, टिग्रिस, पार्डस। और जो सोलेनम जीनस है उसके अंदर भी 3 स्पीसीज हैं, जो कि ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मिलनजीना। ठीक है, मिलनजीना जो है वो एग प्लांट है। नाउ अब हम देखते हैं जीनस। जीनस क्या होता है, स्पीसीज मिलके जीनस बनाती हैं। ठीक है, जो भी रिलेटेड स्पीसीज है वो मिलके जीनस बनाएंगी। तो जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनर। जैसे अगर 2 जीनस हैं, ऑब्वियसली उनके अंदर जो भी स्पीसीज आ रही हैं उनके आपस में तो कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे, लेकिन एक जीनस के अंदर जितनी भी स्पीसीज आ रही हैं उनके कैरेक्टर्स मोस्टली कॉमन होंगे, कंपैरेबली कॉमन होंगे दूसरे जेनरा से। वी कैन से that genera are aggregates of closely related species। जो भी closely related species होती है उन सबको मिला के हम एक जीनस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, potato and brinjal are 2 different species but both belong to the genus solanum। पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो सोलेनम के अंडर आती हैं। लायन, लेपर्ड एंड टाइगर विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। इनकी बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं और इसलिए सारी स्पीसीज़ को हम जीनस पेंथीरा के अंदर रख रहे हैं। इन सब के यहाँ पे साइंटिफिक नेम याद कर लेना, ठीक है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। ऑब्वियसली ये जो है पेंथीरा एक जीनस है और फेलिस एक जीनस है। फेलिस के अंदर कैट्स होती हैं। नाउ फैमिली, अब सारे जीनस को मिला के क्या बनती है, फैमिली। स्पीसीज को मिला के बनता था जीनस, जीनस को मिला के बनती है फैमिली। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ऑब्वियसली ग्रुप से एक रिलेटेड जेनरा का विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जो कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो कम होती जाएंगी, ठीक है। तो फैमिली में जो है वो सिमिलैरिटीज़ कम होंगी जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। देखो
प्लांट स्पीसीज में हम फैमिली को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, हम दोनों चीज़ लेंगे, उनके वेजिटेटिव फीचर्स भी देखते हैं और रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी देखेंगे। जैसे अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जिनरा, 3 डिफरेंट जीनस ले रहे हैं, कौन कौन से, सोलेनम, पेट्यूनिया, जो भी अंडरलाइन है प्लीज़ मेक श्योर यू आर अंडरलाइनिंग, सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा। इनको हम किस फैमिली में रखते हैं, हम इनको सोलेनेसी फैमिली में रखते हैं, ठीक है। और अमंग एनिमल, ये हमने प्लांट्स के अंदर देखा, अब एनिमल्स के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी जीनस है पेंथीरा, जो जीनस थी उसके अंदर क्या क्या आ रहा था, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, ये तीनों आ रहे थे। इनको हम पुट अलॉन्ग विद जीनस, किस जीनस के साथ रख रहे हैं, फेलिस। फेलिस के अंदर कैट्स आती हैं, मीन्स जो जीनस पेंथीरा है उसको हम जीनस फेलिस के साथ रख रहे हैं, जिसमें कैट्स आती हैं। ये दोनों किस फैमिली के अंदर आएगा, फेलिडी फैमिली में आएगा। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। जब भी हम कैट और डॉग के फीचर्स को देखते हैं हमको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी बट कुछ कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे, इसलिए डॉग्स को हम अलग फैमिली में रखेंगे। जैसे जो कैट्स, इनको एक फैमिली हो गई फेलिडी, और जो इसमें डॉग्स आते हैं उनको हम कैनिडी बोलते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स में जो सफिक्स होता है वो होता है EAE, ये प्लांट्स की फैमिली में सफिक्स लगता है। दूसरे पेन से लिखते हैं EAE, ए बोल सकते हैं हम। और जो एनिमल्स की फैमिली में होता है उनमें सिर्फ AE लगता है, ठीक है। ये भी बाय चांस MCQ में आ सकता है। नाउ ये हमने फैमिली देखा, अब हम ऑर्डर पढ़ते हैं। You have seen earlier that categories like species, genus, families are based on a number of similar characters. ये सब जो हमने कैटेगराइजेशन करा है ये किसके बेसिस पे करते थे, सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते थे। जैसे सबसे छोटी कैटेगरी स्पीसीज थी, ऊपर हम गए जीनस आए, फिर फैमिली आया, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं जो भी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं ना वो कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज किसके बेस पे कैटेगराइज करी है, सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे कैटेगराइजेशन करा है, और जो ऑर्डर और उसके ऊपर वाली कैटेगरीज हैं उसको हम एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स पे हम के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज करेंगे। इनको अंडरलाइन करते चलना। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ऑर्डर ऑफ फैमिली से भी ऊपर आ रहा है तो इसको फैमिलीज़ को मिला के हम एक ऑर्डर के अंदर रखेंगे जिसके पास सिर्फ थोड़े ही सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। जैसे अभी हमने बोला जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं सेम कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। ये वही बात है जो अभी हमने देखी। नाउ प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। यहाँ पे लिखा है जो कॉन्वल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली है ये पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखा है, ठीक है। ऑर्डर का जो सफिक्स है वो ES होगा। नाउ मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, हमने किसके बेसिस पे रखा है इनको एक ही ऑर्डर में, उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस्ड पे रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी, कैनिडी। अभी हमने देखा था फेलिडी में हमने पेंथेरा और फेलिस को रखा था और एक कैनिडी थी जिसमें डॉग्स आते थे। अब हम इन दोनों फैमिलीज़ को ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर रख रहे हैं। ये था ऑर्डर। अब हम ऑर्डर के ऊपर जाएंगे, जो भी रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे उन सबको हम मिला के क्लास में रख देंगे। तो क्लास इज़ द कैटेगरी that includes related orders. For example, order Primata comprises monkey, gorilla, gibbon is placed in class Mammalia. कौन कौन से ऑर्डर्स फिर से देखते हैं। जो प्राइमेटा है उसके अंदर क्या क्या आए थे, मंकी, गोरेला, गिबन। इनको हमने क्लास मैमेलिया में रखा है किसके साथ, दूसरा ऑर्डर जो कि कार्निवोरा है जिसमें टाइगर, कैट्स और डॉग्स आते हैं। तो क्लास मैमेलिया के अंदर कौन कौन से ऑर्डर आए हैं, एक तो प्राइमेटा और कार्निवोरा। मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। ऑब्वियसली
क्लास तो ऊपर आ गई ना, और ऑर्डर उसके नीचे है, और मैमेलिया तो क्लास है, तो क्लास के कई ऑर्डर हो सकते हैं, इसलिए जो मैमेलिया है उनके दूसरे ऑर्डर्स भी होते हैं। यहाँ एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है, एक प्राइमेटा लिखा है और एक कार्निवोरा लिखा है, जो कि मैमेलिया के अंडर आते हैं। नाउ फाइलम, फाइलम क्या होता है, जो क्लासेस से मिलके बनेगा वो फाइलम होगा। जैसे क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। जैसे mammals तो थे, अब उसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनको मिला के किसके अंदर रख दिया है, फाइलम, एक कैटेगरी में रख दिया, इसको हम फाइलम बोल रहे हैं। क्लास मिला के तो फाइलम बनता है। नाउ ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने किसके बेसिस पे करा है, ये हमने कॉमन फीचर्स के बेसिस पे करा है। कौन से फीचर्स, लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, रिपीट करो फिर से, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, इसको अंडरलाइन कर लेना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा, ये तो हमको पता ही है पहले से। देन इन केसेस ऑफ प्लांट्स, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division। हम एनिमल्स के केसेस में फाइलम बोलते हैं और प्लांट्स के केस में उसी को हम डिवीज़न बोलते हैं। नाउ फाइलम के बाद क्या आता है, आएगा किंगडम। हमने किस निमोनिक से याद किया है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो सबसे अब हम हायर लेवल पे पहुंच गए हैं, जो कि होता है किंगडम। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia। जितने भी सारे एनिमल्स जो कि अलग अलग फाइलम के अंदर आ रहे थे, वो सबसे उनकी हाईएस्ट कैटेगरी क्या होगी, जो हाईएस्ट कैटेगरी होगी उसको हम किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। देन द किंगडम प्लांटेई, एक किंगडम एनिमेलिया हो गया, एक किंगडम प्लांटेई होगा, is distinct and comprises all plants from various divisions। obviously kingdom plantae के अंदर सारे plants आएंगे, kingdom animalia के अंदर सारे animals आएंगे। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms। इन दोनों ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, animal and plant kingdoms। और kingdoms होते हैं कितने, मिली 5, that is monera, protista, fungi, plant and animals। ठीक है। नाउ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, ये फिगर में दिख रही है असेंडिंग ऑर्डर में, स्पीसीज लोवेस्ट रैंक पे आता था और किंगडम जो है वो हाईएस्ट रैंक है, ये हमने यहाँ फिगर से समझ लिया है। अब however taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various। जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज बना दी हैं ताकि आसानी से आसान हो जाए उनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना। नाउ लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। ठीक है, वो तो छोड़ो, ये सेव फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्पीसीज के किंगडम के तरफ, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऑब्वियसली जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बीच की वो कम होती जा रही है, इनको अंडरलाइन करना। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर। जितना ही टेक्सा छोटे नीचे नंबर पे होगा उतना ही ज़्यादा उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा। जैसे जैसे कैटेगरी जितनी ज़्यादा ऊपर होगी उतनी ही उनके बीच में डिफ़िकल्टी होगी, जो भी उनके बीच में रिलेशनशिप है दूसरे टेक्सॉन के साथ वो डिटरमाइन करने में। इसलिए जो भी स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जाएंगे उनके बीच के सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली जो भी क्लासिफिकेशन है वो तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे। अब ये टेबल है, इस टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखते हैं कैसे याद करना है। सबसे पहले उनको कॉमन नेम लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल नेम और वही जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न। सबसे पहले मैन, ह्यूमन का सबको पता है, मैन का सबको पता है। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस, क्योंकि जीनस होमो के अंदर आता है और स्पीसीज तो ऑब्वियसली सेपियंस है। अब होमो से होमिनिडेई इसकी फैमिली आएगी, ऑर्डर प्राइमेटा होता है,
हम मैमल्स होते हैं तो क्लास मैमेलिया है और फाइलम इसका कॉर्डेटा होता है। ये सबको पता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, जिसमें उसका जीनस मस्का है और स्पीसीज डोमेस्टिका है। अब मस्का से ही हम उसकी फैमिली याद रखेंगे, मस्किडेई। ऑर्डर इज डिप्टेरा, ऑर्डर ऐसे कैसे याद रख सकते हैं हम, डिसीज़ होती है, डिप्थेरिया डिसीज़ होती है तो हम उसे डिप्टेरा याद रख सकते हैं। अब हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट है तो वो इंसेक्टा के अंदर आती है और किस फाइलम में आएगी, आर्थ्रोपोडा फैमिली में आएगी, क्योंकि उनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। नाउ मैंगो का सबको याद रहता है बायोलॉजिकल नेम, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इज जीनस, इंडिका इज स्पीसीज। ना इसकी फैमिली जो होती है एनाकार्डिएसी, थोड़ा अनार जैसा साउंड कर रहा है ना, तो आम अनार हम ऐसे सोच के थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। और मैंगो की हम सैपलिंग्स लगाते हैं, इससे हम ऑर्डर याद रख सकते हैं, दैट इज सेपेंडेल्स। मैंगो की सैपलिंग्स लगाते हैं ना तो हम ऑर्डर याद रखेंगे सेपेंडेल्स। डाइकोटिलिडन, ये डाइकॉट होता है तो इसकी क्लास क्या होगी, डाइकोटिलिडोनेई। और ये डिवीज़न के अंदर आएगा, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म होता है तो एंजियोस्पर्म ही। अब वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका जो जीनस है वो ट्रिटिकम होता है और फैमिली इसकी एस्टिवम होती है। स्पीसीज इसकी एस्टिवम होती है ना। फैमिली, इसको ये एक वर्ड याद रख लो, आगे का याद रह जाएगा। इसकी फैमिली पोएसी होती है तो इसी का ऑर्डर सेम पोएल्स, ठीक है। फैमिली इज पोएसी तो ऑर्डर इज पोएल्स। अब वीट मोनोकॉट होती है, सबको पता है, तो इसकी क्लास क्या होगी, मोनोकॉटिलिडोनेई। और जो डिवीज़न है ये भी एंजियोस्पर्म है तो एंजियोस्पर्म ही। ये टेबल है, इसको टेबल को बाय हार्ट लर्न कर लेनी है। नाउ समरी भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जस्ट रीड करेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट होगा उसको अंडरलाइन कर लेंगे। द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वैरायटी। Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. Obviously, बहुत सारे ज़रूर आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब्ड हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अभी भी अननोन है, हमको पता ही नहीं है उनके बारे में. The very range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristics of living organisms. In order to facilitate the study of kinds and diversity organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification. That is nomenclature and classification of organisms. ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ लिया, इसमें अभी तक ऐसे कोई important नहीं है. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. Obviously taxonomy के अंदर क्या क्या आता था, characterization, identification, classification and nomenclature. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful. कहाँ कहाँ useful होती है, agriculture, forestry, industry and in general for knowing our bioresources and their diversity. The basis of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international codes. Obviously ये universally accepted है कि पूरे वर्ल्ड में सेम ही नेम होगा. Based on the resemblance and distinct features, each organism is identified and assigned a correct scientific या फिर biological name. Obviously जो उनकी resemblance और उसके जो भी distinct features है उसके basis पे हम हर organism को एक scientific या biological name देंगे. जो name होगा वो 2 शब्दों का होता है. किसके basis पे? As per binomial system of nomenclature. किसने दिया था? Linnaeus ने दिया था. An organism represents or occupies a place or position in the system of classification. Obviously एक place या position होती है organism की classification के अंदर. There are many categories या ranks which are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories institute a taxonomic hierarchy. सारी categories जो हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, hierarchy बनाती हैं. देखो यहाँ पे हमने इसको ये underline किया था, इसको देखते हैं एक बार. कहाँ था, ऊपर. ये याद रखना है बहुत अच्छे से कि जो ग्रुप है सबसे छोटा ग्रुप होगा. ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को. कैटेगरी फर्दर डिनोट करती है रैंक को. और हर रैंक
या टेक्सॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। इसको ऐसे याद रखना है, वहाँ से नहीं, वहाँ से कन्फ्यूजन होगा, यहाँ से इसको याद रखना। तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का। ऐसे डेली हर रोज़ एक एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो साथ में ही पढ़ना है, क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठनी है और मेरे साथ साथ अंडरलाइन करना है। इसमें जो भी पहले से ही अंडरलाइन था वो बहुत ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं एमसीक्यू बनने के, क्योंकि वो हर साल रिपीट होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।